नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल आर्य है और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट के बारे में कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, किस काइंड से वर्क करता है, हमें क्या बताता है। आज हम हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री शेप निकाल के देखेंगे और इन शेप्स का रिलेशन पढ़ेंगे एक थ्योरी के साथ, जिस थ्योरी का नाम है VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। चलिए शुरू करते हैं। हम बात स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में VSEPR थ्योरी से कि मेन पोस्टुलेट्स ऑफ VSEPR थ्योरी क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कहती क्या है। देखो, सबसे पहला पॉइंट जो VSEPR थ्योरी कहती है वो ये कहती है कि भाई किसी भी मॉलिक्यूल की 3 डायमेंशन में जो शेप होती है वो बेसिकली होती है उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण। यानी फर्स्ट पॉइंट में ये थ्योरी कहती है किसी भी मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कोई भी मॉलिक्यूल अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन्स वहां पर प्रेजेंट होंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल। देन ये थ्योरी कहती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं ना, ये दो तरीके के होते हैं। एक को बोलते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे को बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उन इलेक्ट्रॉन के लिए वर्ड यूज किया जाता है जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उन इलेक्ट्रॉन के लिए वर्ड यूज किया जाता है जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओके, सो किसी भी मॉलिक्यूल में देयर आर द टू काइंड ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट. One is called as the bond pair of electrons. These are those electron pair which are involved during the bond formation. And the electron pairs which are not involved during the bond formation, they are called as the lone pair of electrons. अब next ये theory कहती है इसी के अंदर कि these different kind of electron pairs, they are electron pairs, means they have negative charge and negative charge entity repel another negative charge entity. So there is a force of repulsion between these pairs ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स इन सभी इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्शंस होंगी। दे रिपेल ईच अदर बिकॉज दे ऑल कंटेन नेगेटिव चार्ज ऑन दैम। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द थ्योरी इज कि जो ये रिपल्शन प्रेजेंट है बिटवीन द बॉन्ड पेयर एंड द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका जो एक्सटेंट ऑफ रिपल्शन है, the repulsion between lone pair and lone pair of electrons are of maximum extent. Magnitude of repulsion is maximum between the lone pair and the lone pair. Somewhat lesser force of repulsion is present between the lone pair and the bond pair of electrons, and the least amount of repulsion is present between the बॉन्ड पेयर एंड द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। यानी इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो रिपल्शन एक लोन पेयर और दूसरे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा वो सबसे ज्यादा एक्सटेंट का होगा। उससे कुछ कम एक्सटेंट का फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा बिटवीन लोन पेयर एंड द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, एंड सबसे कम फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा बिटवीन द बॉन्ड पेयर एंड द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट ये थ्योरी और लास्ट पॉइंट ये कहती है कि नाउ molecule acquire the shape in the 3 dimension tend to minimize the repulsion between these pairs of electrons. यानी ये जो बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और ये जो इनके बीच की प्रेजेंट रिपल्शन है, मॉलिक्यूल चाहता है कि वो क्या करे कि रिपल्शन बिटवीन दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स को वो मिनिमम रखे। सो उसे मिनिमम रखने के लिए वो 3 डायमेंशन में जो भी शेप एक्वायर करेगा उसके पीछे का मेन जो रीजन होगा वो होगा इनके बीच की रिपल्शन को मिनिमाइज करना। अब देखो, हाइब्रिडाइजेशन भी हमें बेसिकली इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताती है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और कैसे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फिर ओवरलैप करके हमारे बॉन्ड बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और कैसे वो डिफरेंट ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर शेप एक्वायर करते हैं 3 डायमेंशन के अंदर। तो बस उसमें और VSEPR थ्योरी में इतना सा फर्क है कि हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट बात करता है इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ एनर्जीज, recreation of the new orbital with same amount of energy and the same shape. Those are the hybridized orbital, and then the hybridized orbital are involved in the formation of the molecules by the overlapping between the hybridized orbital of the central atom and the unhybridized orbital of the peripheral atoms. यानी वहां बात मेनली कर रहे हैं हम कि किस काइंड से आपके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं और उनके बीच में किस काइंड से बॉन्ड एंगल है,
और जो उन्हें मेनली एक्वायर करवाता है 3 डायमेंशन में एक शेप। लेकिन VSEPR थ्योरी सिंपल सी बात कहती है कि भी कोई भी शेप अगर किसी मॉलिक्यूल ने एक्वायर की है तो वो रिपल्शन बिटवीन द डिफरेंट पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को मिनिमम रखने के लिए की है। ओके, अब हम बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं एक ट्रिक के बारे में कि कैसे आप किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते हैं, और उसको ही अगर आपका कभी आ जाए कि VSEPR थ्योरी के हिसाब से उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करो, तो कैसे आप VSEPR थ्योरी के हिसाब से उसे आंसर करेंगे, या कैसे उसे आप हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट के हिसाब से आंसर करेंगे। चलिए देखिए, मैं पहला एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ, आपको बड़े इजी समझ में आएगा। मॉलिक्यूल है मेरा CH4 मीथेन का। पहले तो मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाता हूँ कि भी डिटेल में कैसे निकालते हैं, फिर हम एक ट्रिक के बारे में बात करेंगे और ट्रिक से आप किस काइंड से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन होती है सेंट्रल एटम की, तो सेंट्रल एटम यहाँ कार्बन प्रेजेंट है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कार्बन की आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। कार्बन की आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2s2 एंड 2p2। अब आप इसे बनाएंगे तो 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और 2p में जो आपके 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट है उनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अभी तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से हमें देखकर ये लग रहा है कि इसकी वैलेंसी 2 होनी चाहिए, क्योंकि इसके पास 2 ही हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स या 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लेकिन कार्बन की खासियत है कि वो जब भी बॉन्ड बनाता है तो अपनी एक्साइटेड स्टेट में बनाता है, तो वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को 2s ऑर्बिटल से जंप करवा के 2p में भेज देता है, और अपने इन सभी इलेक्ट्रॉन को जो कि 2s और 2p में प्रेजेंट है, इन्हें सिंगल सिंगल फील्ड कर देता है। देखो, तो इस काइंड से अब इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ये कहता है कि भी ये जो जितने भी आपके S से स्टार्ट होके ऑर्बिटल्स हैं, यही वो ऑर्बिटल्स हैं जो एक दूसरे में इंटरमिक्स कर रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ उनकी एनर्जी हो रही है, और नए ऑर्बिटल्स क्रिएट किए जा रहे हैं जिन्हें हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कहते हैं। तो उसके केस के अंदर यहाँ पे एक S और 3p ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं। तो एक S और 3p ऑर्बिटल यूज होने पे जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आती है उसे sp3 कहते हैं। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन से जो ज्योमेट्री निकल के आती है इसे टेट्राहेड्रल कहते हैं, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अगर आप बनाते हैं, देखो सेंटर में एक एटम बनाएंगे और इसके साथ आपके पेरिफेरल में 4 स्पीसीज अटैच्ड हैं। अगर मैं इसे 2D में बनाना चाहूँ तो मैंने इसे 2D में बनाने के आपको कई सारे तरीके सिखाए हैं। जैसे एक तरीका ये हो सकता है कि चारों में से कोई भी 2 बॉन्ड आप क्या बना दें, ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर और द प्लेन ऑफ द स्क्रीन में आपके सामने बना दूं। तो ये जो 2 बॉन्ड मैंने बनाए हैं ये ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर या स्क्रीन मैंने बना दिए। अब बचे हुए 2 बॉन्ड में एक बॉन्ड बाहर आपकी तरफ आ रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, और एक पीछे की तरफ जा रहा है। तो जो बाहर की तरफ आ रहा है आप उसे वेज की फॉर्म में दिखा सकते हैं, सॉलिड लाइन के फॉर्म में, और जो पीछे की तरफ जा रहा है आप उसे डैश के फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो वेज, सॉलिड लाइन आपकी तरफ आ रही है प्लेन से बाहर, और वेज पीछे की तरफ जा रहा है, और सारे के सारे जो बॉन्ड एंगल प्रेजेंट है टेट्राहेड्रल के अंदर वो 109.5 डिग्री या 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स होते हैं। तो ये हमने शेप के बारे में पढ़ा। अब इनके साथ अटैच होंगे हमारे कितने हाइड्रोजन एटम, 4। तो मैं एक यहाँ लगा दूं, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ। इस काइंड से मेरे CH4 मीथेन की शेप बन जाएगी। ये तो तरीका हुआ कि डिटेल में हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कैसे करते हैं। लेकिन मैं अगर आपको एक ट्रिक बताऊं जो कि सारे केसेस को बड़े आसानी से एक्सप्लेन कर देगी, आपको उसे ध्यान से सीखना पड़ेगा। तो देखो, जब मैं हाइब्रिडाइजेशन सिखा रहा था तब मैंने ये बताया था कि जो आपके न्यू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनते हैं, तो जब वो 2 बनते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp होती है, 3 बनते हैं तो sp2 होती है, 4 बनते हैं तो sp3, 5 बनते हैं तो sp3d, 6 बनते हैं तो sp3d2 और 7 बनते हैं तो sp3d3 होती है। sp हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री होती है वो लीनियर होती है, sp2 में ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 में ये टेट्राहेड्रल होती है, sp3d में ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होती है, sp3d2 के अंदर आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, और sp3d3 के अंदर पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होती है। तो ये हम मेरी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। उस क्लास में हमने बहुत ही डिटेल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन
और उनसे निकलने वाली ज्योमेट्रीज और शेप के बारे में बात की है। अब देखो, हमें इन नंबर का ध्यान रखना है कि भी 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये नंबर किस हाइब्रिडाइजेशन, किस ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप इन्हें ध्यान रखेंगे तो सारे के सारे केसेस बड़े आसानी से हो जाएंगे आपके। चलो एक एक करके हाइब्रिडाइजेशन सीखते हैं। पहला एग्जांपल मैं उसी मॉलिक्यूल का लेता हूँ, CH4 का। तो हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि सेंट्रल एटम और पेरिफेरल एटम सभी के वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उन इलेक्ट्रॉन को हमें ऐड करना पड़ेगा। देखो कार्बन जो है, इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 और NP2 यानी 2s2 और 2p2, दो और दो 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में होते हैं। प्लस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आउटर मोस्ट 1s1 होती है, तो एक हाइड्रोजन के अंदर 1 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 4 हाइड्रोजन के अंदर टोटल 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। 4 और 4 करके टोटल नंबर आ जाएगा 8। अब अगर इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज होता तो जितना पॉजिटिव चार्ज होता उतने हम इलेक्ट्रॉन इसमें से माइनस कर देते, और अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता तो जितना नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता हम उतने इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर देते। अब ये नंबर जो आया वो नंबर अगर 8 तक है तो हम इसे डिवाइड करेंगे 2 से, और अगर ये 8 से ज़्यादा बड़ा नंबर आता है तब हम इसे डिवाइड करेंगे 8 से। तो जब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा चला जाएगा 4 पे। अब मैंने आपको बताया था कि भी 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो नंबर है वो किस हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसके अंदर जो 4 जो नंबर था वो आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, जिसकी जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। मैंने कार्बन बनाया और इसकी जो 3D में हम शेप बनाते हैं या 2D में 3D रिप्रेजेंट करने के लिए जो शेप बनाते हैं टेट्राहेड्रल की, वो मैंने बनाई। अब क्योंकि कार्बन के साथ 4 चीजें मुझे अटैच करनी है, ये 4 में हाइड्रोजन अटैच कर दूंगा। तो इस तरीके से बड़े आसानी से मैं किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री निकाल सकता हूँ। अब अगर ये आपको समझ में आ गई होगी तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं बेरिलियम क्लोराइड का। बेरिलियम जो क्लोराइड है आपका BeCl2, इसका फॉर्मूला है। हाइब्रिडाइजेशन अगर मुझे निकालनी है तो देखो, जो बेरिलियम है वो ग्रुप 2 का मेंबर है, जिसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NS2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आउटर मोस्ट में प्रेजेंट है। क्लोरीन जो है ये 17 ग्रुप का मेंबर है, NH2NP5, यानी 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है। 2 क्लोरीन में जो हो जाएंगे 14, और 14 और 2 मिलाएंगे 16 आंसर आएगा। टोटल जो नंबर आएगा, जो भी 16 नंबर आया, क्योंकि ये 8 से बड़ा नंबर है तो हम इसे डिवाइड करेंगे 8 से, और ये पूरा का पूरा 2 पे चला जाएगा। जैसे ही ये 2 पे जाएगा, जो 2 रिप्रेजेंट करता है वो sp को, हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी ज्योमेट्री जो होती है वो लीनियर होती है। तो लीनियर ज्योमेट्री जब आप बनाएंगे तो ये बेरिलियम बनाया, एक क्लोरीन लगाया हमने, दूसरा क्लोरीन लगाया, और जो ये इसका बॉन्ड एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। सेम आप किसी भी केस का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे थर्ड, इस बार अगर हम एग्जांपल लेते हैं HgCl2 का, तो देखो सेम तरीके से जो मर्क्यूरी प्रेजेंट है, मर्क्यूरी में N-1d10 एंड NS2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। जब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन sp-df ब्लॉक एलिमेंट के बारे में सिखा रहा था, ओके, तो ये आपका 5d सीरीज का लास्ट मेंबर है। तो जिसके केस में 5d10 एंड 6s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। जो n की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है वही वैलेंस शेल होती है। तो यहाँ पर जो वैलेंस शेल प्रेजेंट है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है वो 2 है। तो आप मर्क्यूरी के वैलेंस शेल के 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्लोरीन के अगेन 7, 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन लेंगे, 14 और 2 करेंगे 16 आएगा। 8 से डिवाइड करेंगे 2 पे जाएगा, 2 पे जाते ही sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। ज्योमेट्री लीनियर निकल के आएगी, जिसके अंदर Hg के साथ 2 Cl लगे होंगे, और जो बॉन्ड एंगल प्रेजेंट होगा वो 180 डिग्री प्रेजेंट होगा। ओके, ऐसे ही अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं आपके सामने लेता हूं, तो नेक्स्ट इस बार मैंने लिया आपके सामने BF3 का, बोरोन ट्राइफ्लोराइड का। तो बोरोन क्योंकि ग्रुप 13 का मेंबर है, NH2NP1, 2 और एक 3 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में प्रेजेंट है। और जो फ्लोरीन है वो ग्रुप 17 का मेंबर है, NH2NP5, 7 इलेक्ट्रॉन है और 3 फ्लोरीन है यहाँ पे। तो 7 या 21 होते हैं, 21 और 3 होंगे हमारे 24। 24 को आप 8 से डिवाइड करेंगे, ये 3 पे चला जाएगा। 3 जाते ही जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगी वो sp2 निकल के आएगी, और sp2 की जो ज्योमेट्री होती है वो आपकी ट्राइगोनल प्लेनर होती है। तो सेंट्रल एटम आप बनाएंगे बोरोन, और ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनाएंगे। हर एक एंगल जो आपका बनेगा वो 120 डिग्री का बनेगा, और 3 फ्लोरीन एटम आप इसके साथ लगा के दिखा देंगे।
इस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। लेकिन अगर यही बात हमसे पूछ ली जाए कि भाई BF3 मॉलिक्यूल की जो शेप अकॉर्डिंग टू वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या है, कैसे बात करती है, तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कहेगी कि भाई ये जो मॉलिक्यूल है इसी तरीके से प्लेनर होगा, और प्लेनर होने के साथ साथ जो बॉन्ड एंगल प्रेजेंट है फ्लोरीन, जो आपका बोरोन फ्लोरीन बॉन्ड एंगल FBF बॉन्ड एंगल वो भी 120 डिग्री ही होगा। लेकिन वो सिर्फ बात करेगी कि क्योंकि इसके अंदर 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से अरेंज किया जाए इस तरीके से कि उनके बीच में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो, ताकि उनके बीच में पाए जाने वाला फोर्स ऑफ रिपल्शन कैसा हो, मिनिमम। ओके, यही फर्क है बस हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट में एंड VACPR थ्योरी के कंसेप्ट में। चलो फिफ्थ एग्जांपल हम पढ़ते हैं यहाँ पे। पांचवा एग्जांपल को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं चार्ज मॉलिक्यूल का NH4 पॉजिटिव का। देखो नाइट्रोजन NH2NP3 यानी ये 15th ग्रुप का मेंबर है। NH2NP3 यानी इलेक्ट्रॉन का नंबर इसके आउटर मोस्ट में 5 है। 4 हाइड्रोजन जिनके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और पीछे देखो चार्ज लगा रखा है 1 प्लस। जितना प्लस चार्ज होता है उतने वैल्यू को हम माइनस कर देते हैं, तो जो टोटल सम अप आप करके आएंगे वो आंसर निकल के आएगा 8 तक अगर आ जाए तो आप डिवाइड कर देंगे 2 से, 4 निकल के आएगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा हमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन को। तो आप नाइट्रोजन बनाएंगे और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना देंगे उसकी, हर एक एंगल 109.5 डिग्री का होगा, और अब इसके साथ आप क्या लगाएंगे, 4 हाइड्रोजन लगाएंगे, और साथ में ये दर्शाएंगे कि पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज है वो कैसा है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। इस तरीके से इस ट्रिक से आप किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री और शेप निकाल सकते हैं। जैसे इस बार हमें कहा गया कि हम PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री और शेप निकालें, तो देखो नाइट्रोजन की फैमिली में ही नाइट्रोजन से अगला जो मेंबर आता है वो फॉस्फोरस आता है NH2NP3, इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। फिर जो क्लोरीन है NH2NP5 7 इलेक्ट्रॉन, और 7 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 35 आ गया, 35 और 5 40 आ गया, 8 से डिवाइड करेंगे 5 पे जाएगा, जैसे ही 5 आया वैसे ही हाइब्रिडाइजेशन निकल के आ गई sp3d। sp3d जो हाइब्रिडाइजेशन है इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल में आप फॉस्फोरस बनाएंगे, पहले तो आप ट्राइगोनल प्लेनर बना देंगे यहाँ पे, फिर एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे, यानी प्लेन से बाहर और प्लेन से अंदर, और कोई भी लोन पेयर क्योंकि यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो पांचों की पांचों पोजीशन पे आप क्या लगाएंगे, जो क्लोरीन के एटम प्रेजेंट है वो लगाएंगे। तो हमने यहाँ भी क्लोरीन लगाना है, हर एक पोजीशन पे हमने क्या लगाना है, क्लोरीन लगाना है। ये वाला जो बॉन्ड एंगल प्रेजेंट होगा वो 120 डिग्री का होगा, और ये जो एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड जो है इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, और दोनों एक्सियल के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो आपका बॉन्ड एंगल प्रेजेंट है वो आपका 180 डिग्री का होगा। तो इस तरीके से आप PCl5 जैसे मॉलिक्यूल में भी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल जो हम सीखने वाले हैं, करने वाले हैं, उस एग्जांपल को बोलेंगे सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। देखिए SF6 की अगर आप हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री शेप की बात करते हैं तो सेम जो हमने सीखा, जो ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है, ऑक्सीजन से नीचे सल्फर आता है, जिसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP4 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो 6 सल्फर की तरफ से आ गए। क्लोरीन क्योंकि 17 ग्रुप का मेंबर है NH2NP5 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन, 7 6 42 यहाँ से आ गए, और 42 और 6 होते हैं 48, 8 से आप डिवाइड करेंगे 6 पे चला जाएगा, 8 6 48 जाएगा, तो जो 6 आ गया आपके पास, वहीं से आपको हाइब्रिडाइजेशन का पता लग गया कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3d2 होती है। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री जो होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है, और ऑक्टाहेड्रल बनाऊंगा तो सेंटर में सल्फर बना के पहले स्क्वायर बनाऊंगा, एक प्लेन के ऊपर बॉन्ड और एक प्लेन के नीचे, और सभी जगह पे मैं क्या लगा दूंगा, आपके फ्लोरीन लगा। तो इस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ। ओके, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल पढ़ते हैं जिनके अंदर हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। थोड़ा सा समझने वाली बात है, वो भी इसी तरीके से निकल जाएंगे, इसी ट्रिक से निकलेंगे बड़े आसानी से। देखो पहला एग्जाम्पल हम पढ़ के जा रहे हैं यहाँ पे SO2 का, सल्फर डाइऑक्साइड का। देखो सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है NH2NP4 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में प्रेजेंट है प्लस, ऑक्सीजन भी NH2NP4 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 दूनी 12 यहाँ से आ गए, 12 और 6 होते हैं 18,
आप 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 दूनी 16 और रिमाइंडर 2 बच जाएगा। जो भी रिमाइंडर बचेगा आप उसे एक बार 2 से डिवाइड कर देंगे और जो नंबर आपका आएगा, जैसे कि नंबर यहाँ पर आया है 2 + 1 इट इज इक्वल टू 3। 3 नंबर आपको बताएगा कि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, जिसकी जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है। तो ट्राइगोनल प्लेनर में देखो ये 2 + 1 जो बता रहा है, 2 आपको बॉन्ड पेयर बता रहे हैं और 1 का जो नंबर है वो आपको लोन पेयर के बारे में बता रहा है। तो जब आप SO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आप बनाएंगे सेंटर में सल्फर, ट्राइगोनल प्लेनर आप इसकी ज्योमेट्री बनाएंगे, बॉन्ड एंगल जो बनेंगे वो सारे के सारे 120 डिग्री के बनेंगे। अब इसके पास 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, तो आप एक ऑक्सीजन लगाएंगे, दूसरा ऑक्सीजन लगाएंगे। अब क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं वो अपनी शेप की वजह से पाई बॉन्ड कभी नहीं फॉर्म करते, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट पाई बॉन्ड के बारे में कभी भी बात नहीं करता, ना बताता है। आपको बाद में वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, बॉन्ड बनाने पड़ते हैं। और जब आप वैलेंसी को देखोगे तो देखो, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में जैसे ही आप डबल बॉन्ड बनाते हो तो ऑक्सीजन की वैलेंसी एक की पूरी हो गई, और दूसरे वाला जो केस है, यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद दिस ऑक्सीजन। अब इसके अलावा ये जो ऊपर आपकी एक पोजीशन रह गई, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होगा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से इसकी शेप दिखेगी। देखो शेप देखते वक्त हमें एक ही बात ध्यान रखनी है कि जो आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो शेप देखते वक्त काउंट नहीं होंगे। तो जैसे ही वो काउंट नहीं होंगे उसके अलावा जो शेप दिखेगी आपको वो बतानी है कैसी शेप है। तो इसके अंदर अगर आप इस SO2 के शेप देखते वक्त सिर्फ इतने पार्ट को देखोगे तो आप इसे कहोगे कि या तो ये वी शेप है या बेंट शेप है। ओके, तो वी और बेंट शेप इस तरीके से आ जाएंगे इसके अंदर। हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री और शेप इस तरीके से निकालते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जिसके अंदर फिर लोन पेयर का केस आएगा। हम बात कर रहे हैं ओजोन की। तो देखो ऑक्सीजन जिसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2 NP4, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होते हैं। 6 या 18, अगेन वही नंबर आ गया। आप 8 से डिवाइड करेंगे, 8 दूनी 16, 2 रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर को 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 2 और 1 3 बनेगा। 3 बनते ही आपकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। आप सेंटर में ऑक्सीजन बनाएंगे, इसके साथ 3 बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड एंगल आपका 120 डिग्री के अराउंड होना चाहिए। देखो ये आइडियली होना चाहिए, लेकिन क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जब आ जाते हैं तो फिर वो रिपेल करते हैं बॉन्ड पेयर को, जिससे जो आपका एंगल है वो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा जितना होना चाहिए आइडियली उससे कम हो जाता है। इसीलिए जो ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री से थोड़ा सा, ये लोन पेयर वाला तो बढ़ जाएगा 120 डिग्री से ज़्यादा, और ये जो नीचे वाला जो बॉन्ड एंगल है ये 120 डिग्री से थोड़ा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप ये वाला बॉन्ड डबल बना देंगे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे और एक जगह पर क्या लगा देंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो इस बार समझने के लिए हमने एग्जांपल लिया NH3 का। तो नाइट्रोजन के, क्योंकि ये आपके पी ब्लॉक के अंदर जो आती है 15th ग्रुप से आती है, जिसकी NH2 NP3 5 इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रेजेंट होते हैं, प्लस हाइड्रोजन की तरफ से 1 आ गई और 5 और 3 8 आ गया। 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया। 4 आते ही हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गई। और sp3 की जब आप ज्योमेट्री बनाएंगे, टेट्राहेड्रल बनाएंगे, तो नाइट्रोजन के अराउंड 4 चीजें आपको लगानी है, लेकिन लगाने के लिए हाइड्रोजन तो 3 ही है। तो किन्हीं भी 3 जगह पे आप क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। और जो चौथी जगह जो आपकी होगी वो क्या होगी, लोन पेयर ऑक्यूपाई करेंगे इसे। जैसे अगर आप NH3 को बना के भी देखेंगे तो उसके अंदर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखेगा जो आपने बॉन्ड फॉर्मेशन में अभी तक जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो जब आप इसकी शेप देखेंगे, देखो जैसे ही किसी में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल प्रेजेंट है उसका वो सेम एंगल नहीं मिलेगा, उससे कोई एंगल अगर आप लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में देखोगे तो वो थोड़ा बढ़ जाएगा, एंड बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर देखोगे तो थोड़ा कम हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी शेप देखते वक्त जैसे ही आप ऊपर के लोन पेयर को हटाते हो तो ये आपको नजर आएगा, इसकी शेप इसे कहते हैं पिरामिडल, पिरामिडल शेप। ओके, बड़ा आसान रहा होगा आपके लिए। ऐसे ही एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए हम और ले ले। इस बार जो हम एग्जांपल ले रहे हैं ये वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल है। सेम ऑक्सीजन NH2 NP4, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन की तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन, 8 आ गए। 2 से डिवाइड कर दिया, 4 आ गया। 4 आते ही हाइब्रिडाइजेशन का पता लग गया sp3, जिससे ज्योमेट्री निकल के आ गई टेट्राहेड्रल।
हमने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना दी। अब क्या है कि दो ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो किन्हीं भी दो जगह आप क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। बची हुई जो दो जगह होंगी वहां कौन लगेंगे, आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे। और मैंने अभी आपको बताया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगने के कारण जो एंगल बचेगा, बॉन्ड एंगल जो आएंगे वो भी थोड़े से फर्क हो जाएंगे, थोड़े से अलग हो जाएंगे, क्योंकि बॉन्ड एंगल में रिपल्शंस बड़े अहम रोल प्ले करती है। ओके, तो यहाँ जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल होगा वो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल 109.5 डिग्री से कम होगा। ओके, तो देखो इस तरीके से हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनमें प्रेजेंट है उनमें भी ज्योमेट्री एंड शेप निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। देखो इस बार हम एग्जांपल ले रहे हैं SF4 का। SF4, अब जो सल्फर है वो ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, NH2NP4 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके अंदर, प्लस फ्लोरीन है NH2NP5 7 इलेक्ट्रॉन, 7 चौक होते हैं 28, 28 और जो 6 हो जाएंगे 34। आप डिवाइड करेंगे 8 से तो ये 4 पे चला जाएगा, 8 चौक 32 और 2 बच जाएगा। अब उसके बाद जो 2 है उसे आप 2 से डिवाइड करेंगे, 1 बच जाएगा। 4 + 1 जो होता है वो 5 होता है। तो ये जो 4 + 1 निकल के आ गया, इसने हमें बता दिया कि जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d है, और जिसकी ज्योमेट्री जो होती है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। तो ये हमने बना दिया सेंटर में सल्फर और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखो 4 + 1 में 4 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। तो जब भी कभी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में या तो 0 लोन पेयर हो, या इसके अंदर 1 लोन पेयर या 2 लोन पेयर या 3 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो जब इसमें 1 लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो वो ऑलवेज एंड ऑलवेज इस जगह पे लगता है। तो जैसे ही यहाँ पर आप लोन पेयर लगा दोगे, बाकी जगह पे आप फ्लोरीन लगाओगे, तो जो इसकी शेप नजर के आपको नजर आ रही है, इसे सीसा एक झूला होता है, देखो बच्चे झूलते हैं इस काइंड से, उसे सीसा कहते हैं। तो इसकी जो शेप है वो सीसा शेप है। हाइब्रिडाइजेशन कोई पूछेगा तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है इसकी, हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, और जो शेप है इसकी वो है सीसा। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पे। इस बार जो एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं वो है ClF3 का। तो देखो क्लोरीन जो है ये आपके ग्रुप 17 का मेंबर है, NH2NP5 7 इलेक्ट्रॉन, प्लस जो फ्लोरीन है वो भी उसी का है, 7 7 या 21 होते हैं, 21 और 7 28 होंगे। आप 8 से डिवाइड करेंगे, 8 या 24 चला गया और 4 बच गया। एक बार आप 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर को, तो जो आंसर निकल के आएगा वो 3 + 2 = 5 निकल के आएगा। 5 निकलते आते ही हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा, जिससे आपकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनेगी। अब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में देखो 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो जब भी ज्योमेट्री में 2 लोन पेयर लगाना होता है तो ऑलवेज इन जगह पे लगाते हैं। तो एक ये मेरा लोन पेयर लग गया, ये दूसरा लोन पेयर लग गया। अब मुझे क्या करना है, बचे हुए आपके तीनों जगह पे फ्लोरीन लगाने हैं। तो जो मैंने तीनों पे फ्लोरीन लगा दिया, अब क्वेश्चन आ जाएगा कि भी बताइए कि इसकी शेप कैसी होगी। तो शेप देखते वक्त आप जितने भी लोन पेयर वाले पार्ट है इसको भूल जाते हैं, तो जब भी आप इसे भूल जाएंगे, देखेंगे नहीं, तो जो आपको बचा हुआ नजर आएगा वो टी शेप नजर आएगा। तो इस काइंड से इसकी शेप है जिसे टी शेप कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसके अंदर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लोन पेयर के बीच में रिपल्शन जो होती है वो ज्यादा होती है। एज ए रिजल्ट ये वाले जो क्लोरीन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड है ये थोड़ा सा नीचे की तरफ ये वाले बॉन्ड आ जाएंगे, जिसकी वजह से इसकी शेप एक्चुअल में टी ना होकर डिस्टोर्टेड टी शेप होगी। तो किसी भी क्वेश्चन में, MCQ क्वेश्चन में अगर दोनों ऑप्शन दे रखे हो कि टी शेप और डिस्टोर्टेड टी शेप, so distorted T shape is the better answer, more correct answer compared to the normal T shape. Okay, ऐसे ही आगे देख लेते हैं हम। देखो 14th एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम। इस बार हमें एग्जाम्पल लेना है BrF5 का। तो देखो जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन अगेन ग्रुप 17 का मेंबर है, इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। फ्लोरीन में भी 7 होते हैं, 7 × 5 35 हो गया, 42 आंसर टोटल आ गया। आप 8 से डिवाइड करेंगे, 8 पंजे 40 आ गए और प्लस 2 बच गया। आपने 2 को एक बार डिवाइड कर दिया तो 5 + 1 आंसर आ गया। तो 5 + 1 से आ गया 6, 6 से आती हाइब्रिडाइजेशन निकल के आ गई sp3d2, जिससे ज्योमेट्री निकल के आ गई ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल आप बनाते हैं कि जिसके अंदर हमें बनाना है BrF5 को। तो सेंटर में आप Br बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बॉन्ड दिखाएंगे।
तो आप क्या करेंगे कि भी एफ आप चारों पे पहले तो स्क्वायर को पूरा कर दोगे, उसके बाद जो ऊपर और जो नीचे है उनमें से किसी एक जगह पे फ्लोरीन लगा दोगे, दूसरी जो जगह है वहां पे एक जो आपका बचा हुआ लोन पेयर है आप उसे लगाओगे। जब आप लोन पेयर को भूल जाओगे, शेप देखते वक्त जो शेप आपको नजर आएगी इसकी, देखो अगर आप इस फ्लोरीन को सभी के साथ जब जो आप ज्वाइन करके देखते हो, इमेजिन करते हो, तो एक आपको स्क्वायर और उसके ऊपर बना हुआ पिरामिड नजर आता है। इसलिए जो इसकी शेप होती है उसे स्क्वायर पिरामिडल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। देखो लास्ट, इस बार जो हम लास्ट एग्जांपल लेके चल रहे हैं आज की क्लास के लिए वो है XeF4 का। Xe ये ग्रुप 18 का मेंबर है, NH2NP6 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसमें। फ्लोरीन NH2NP5 7 इलेक्ट्रॉन, 7 चौक होते हैं 28, 28 और 8 हो जाएंगे 36। आप 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 चौक 32, 4 बच जाएगा। एक बार आप रिमाइंडर 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 4 + 2 = 6। 6 आते ही हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3d2, 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो देखिए आप सेंटर में बनाएंगे जीनोन को, पहले एक स्क्वायर बनाएंगे, एक फिर स्क्वायर से ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। जब भी ऐसी ज्योमेट्री होती है तो जो आप लोन पेयर जो दो एक्सट्रीम केस में प्रेजेंट होते हैं उन्हें ऑलवेज एक दूसरे के एक्सट्रीम एंड पे लगाएंगे, बाकी जगह पे आप क्या लगा देंगे, फ्लोरीन लगा देंगे। अब शेप देखते वक्त जब आप लोन पेयर को भूल जाएंगे तब जो इसकी शेप नजर आएगी आपको उसे कहते हैं स्क्वेयर प्लेनर। ओके, तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े इस ट्रिक से जिसमें हमने सभी की हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री और शेप को बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके, आप भी ट्राई कीजिएगा और मोटे मोटे तौर पे VSEPR जो थ्योरी है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वो भी आपकी ज्योमेट्री और शेप के बारे में बात करती है, लेकिन वो अपने एक्सप्लेनेशन में जिस पॉइंट का सहारा लेती है वो है रिपल्शन, रिपल्सिव फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द डिफरेंट काइंड ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि हाइब्रिडाइजेशन जो आपका सहारा लेती है वो हाइब्रिडाइजेशन, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स और कैसे वो 3D में एक्वायर करेंगे अपनी शेप को, इसके बारे में बात करती है। तो क्वेश्चन में कभी अगर आप VSEPR थ्योरी का आ गया कि भाई बताइए कि भी लाइक BRF3 का जो केस आपने पढ़ा या कोई और केस पढ़ा कि भी वो 3D में कैसा होगा, तो आप हाइब्रिडाइजेशन का सहारा लेके उसकी ज्योमेट्री और शेप डिटरमाइन कर लेंगे, लेकिन आंसर करते वक्त आप हाइब्रिडाइजेशन का जिक्र नहीं करेंगे। आप सीधा का सीधा कहेंगे कि देखो इसके अंदर इतने बॉन्ड पेयर और इतने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इनके बीच के रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए मॉलिक्यूल में 3D में इस काइंड की शेप को एक्वायर किया है। तो देखिए आज की इस वीडियो में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है और बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए होंगे तो, और इस वीडियो के इस अंत तक अगर आपने इसे देखा होगा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।